नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल एस्ट्रो गुरु में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह मिलान कैसे किया जाता है, क्या नाड़ी दोष में विवाह करना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे कि विवाह मिलान किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार लड़के और लड़कियों का जो मिलान होता है, गुण मिलान होता है, वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने दो नाम छांट लिए हैं। लड़के का नाम सतीश है और लड़की का नाम मनीषा है। अब हमें क्या करना है कि हम जो पंचांग या कैलेंडर है उसके माध्यम से लड़के और लड़की का नक्षत्र देख करके लिखेंगे कि लड़के और लड़की का नक्षत्र और राशि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पंचांग या कैलेंडर के माध्यम से कि लड़के का नाम सतीश है, तो जो सतीश नाम का श्रेणी है उसमें हम देखेंगे तो सतीश नाम का जो लड़का है उसका जो नक्षत्र आ रहा है वो आ रहा है सतविषा। तो हम इस नाम पे लड़के के नाम के पास में सतविषा नक्षत्र लिख लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे नक्षत्र सतविषा और लड़के की राशि जो है वो हुई कुंभ। अब हम यहाँ देखेंगे कि लड़की का नाम मनीषा है, तो मनीषा में कौन सा नक्षत्र आ रहा है। तो हम देखेंगे ये जो चक्र बना रहता है होड़ा चक्र, इसमें मनीषा नाम ये मिल गया हमें, ये आया मनीषा। मनीषा का नक्षत्र आ रहा है मघा और राशि आ रही है सिंह। तो हम यहाँ लिख लेंगे मघा नक्षत्र और राशि आई सिंह। अब हमने जब दोनों के नक्षत्र और राशि लिख ली है, अब हम देखेंगे कि दोनों के जो गुण हैं वो कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ ये जो चक्र बना है विवाह हेतु लड़का लड़की जन्म कुंडली तालिका से मिला है, यहाँ ये रो में देखिए कि यहाँ पर ये कन्या का है, कन्या के नक्षत्र दिए हैं ये पूरे, और इस साइड दिए हैं ये लड़के के नक्षत्र। अब हमें क्या करना है कि इस साइड से हम जो लड़की का नक्षत्र है उसे ढूंढ लेंगे। जैसे लड़की का नक्षत्र मघा है तो मघा नक्षत्र यहाँ कहाँ है, ये लिखा है मघा, यहाँ हमने देख लिया लड़की का मघा नक्षत्र है। फिर हम देखेंगे लड़के का नक्षत्र क्या है। लड़के का नक्षत्र हमने देखा था सतविषा, तो सतविषा वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है दोनों रो को हम मिला देंगे। यहाँ से हम जाएंगे, ये मघा की रो पे हम चले, यहाँ पर आए हम, और ये यहाँ पर हमने सतविषा के सामने इसको मिला लिया है, ये सतविषा और ये मघा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है 24.5 गुण, दोनों के जो गुण हैं वो 24.5 गुण मिल रहे हैं। तो हम देख लेंगे कि दोनों का जो मिलान है उसमें दोनों के जो गुण हैं वो मिल रहे हैं। दोनों के गुण 24। साथ में हम ग्रह मैत्री भी देख सकते हैं। यदि ग्रह मैत्री देखना है तो हम ग्रह मैत्री के गुण भी देख सकते हैं। तो ग्रह मैत्री के लिए क्या करेंगे कि ग्रह मैत्री के लिए हम ग्रह मैत्री चक्र पे जाएंगे, और ये ग्रह मैत्री चक्र है। जब हम ग्रह मैत्री चक्र पे गए तो ग्रह मैत्री में हम देखेंगे कि लड़के की और लड़की का दोनों का जो स्वामी है वो क्या है। तो जो लड़की है उसका मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र की राशि जो है वो सिंह है, और सिंह राशि का जो ग्रह स्वामी होता है, राशि स्वामी होता है, वो सूर्य होता है। इसी प्रकार हम लड़के का देखेंगे कि लड़के का सतविषा नक्षत्र है, कुंभ राशि है, और उसका जो स्वामी है, राशि स्वामी, वो शनि है। अब हम ग्रह मैत्री के चक्र में जाकर के सूर्य और शनि को ढूंढेंगे। तो कन्या की लाइन में हम देखेंगे सूर्य और वर की लाइन में हम देखेंगे शनि। तो जब हम यहाँ सूर्य और शनि को देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्रह मैत्री 0 मिल रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रह मैत्री 0, यानी ग्रह मैत्री का गुण यहाँ पर हमारा नहीं मिलता है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात ये होती है कि मेन चीज़ ये होती है कि जब 18 गुण से अधिक मिल जाते हैं, 18 गुण से अधिक, 18 गुण से अधिक मिलने पर विवाह को शुभ मान लिया जाता है।
क्यों, कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने चक्र बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चक्र बने होते हैं। हम यहाँ पर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये लिख ली गिनती। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36। इनका यदि हम सबका योग कर दें तो इन सबका योग करने पे हमको जो टोटल मिलता है वो 36 होता है। यानी कि हमने 8 पेपर दिए। जब हम 8 पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं 8 पेपरों की, तब हमें 36 नंबर मिलते हैं, हमें 36 अंक प्राप्त होते हैं। और जब 36 अंक हमें प्राप्त होते हैं तो शास्त्र ये कहते हैं कि 18 अंक यदि हमें मिल जाए इस परीक्षा में, तो 18 अंक में जो होते हैं वो हम पास हो जाते हैं। यानी हमारा मिलान जो होता है उसे श्रेष्ठ मान लिया जाता है। यानी हम 18 गुणों में शादी कर सकते हैं। अब हमें बारीकी से एक एक चक्र को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सारे 8 चक्र के मिलान के कारण ही ये जो एक बड़ी तालिका दिख रही है यहाँ पर इनके 36 गुण होते हैं। और जब हमें 36 में से यदि 24 गुण मिल रहे हैं तो हम इस विवाह को कर सकते हैं। अब क्या देखने योग्य बात है कि सबसे मेन बात ये होती है कि ब्राह्मणों में यदि कोई ब्राह्मण है तो उसमें नाड़ी के गुण देख लेना चाहिए हमें। ब्राह्मण में नाड़ी मेन रहती है, ब्राह्मण में नाड़ी के गुण देख लेना चाहिए। उसके बाद शास्त्र अनुसार ब्राह्मण में नाड़ी देखी जाती है, और वैश्यों में गणमैत्री देखी जाती है, क्षत्रिय में गृहमैत्री देखी जाती है, और शूद्र में योनि के गुण देखे जाते हैं। तो यदि जिस वर्ण का, जिस व्यक्ति का हम मिलान मिला रहे हैं, यदि हम ब्राह्मण वर्ग का मिलान मिला रहे हैं तो हमें नाड़ी देखना जरूरी है। यदि वैश्यों का मिलान कर रहे हैं तो गणमैत्री, क्षत्रिय का देख रहे हैं तो गृहमैत्री, और शूद्र का देख रहे हैं तो योनि। यदि इनके अतिरिक्त यदि हमें कुछ चीज़ देखनी है तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। वैसे तो सारे मिलान में इन का जो असर रहता है वो सभी पर समान होता है। जैसे नाड़ी, यदि किसी की नाड़ी मिलान नहीं हो रहा है ब्राह्मणों में, और गुण कितने ही अच्छे मिल जाएं, तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी न मिलने के कारण कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। नाड़ी न मिलने से कई बार संतानोत्पत्ति में भी बाधा होती है या संतान विकलांग हो सकती है। ऐसे ही वैश्य में गणमैत्री रहती है, गणमैत्री के गुण भी हमें देख लेना चाहिए कि कितने मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो यदि दोनों पक्षों के मनोभाव यदि मिल रहे हैं तो एक घड़ी हम कुछ निदान करके विवाह कर सकते हैं। लेकिन यदि गुण कम मिल रहे हैं, 18 से कम हैं या 18 के आसपास हैं, तो हमें थोड़ा सा इन चक्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही प्रकार क्षत्रियों में गृहमैत्री मिलाना चाहिए, शूद्र में योनि। मुख्य रूप से हम देख लेते हैं कि क्षत्रियों में जो है गृहमैत्री देखी जाती है, लेकिन आजकल सभी वर्गों में गृहमैत्री पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन मेन चीज़ हमें यही देखना चाहिए कि यदि 18 से अधिक गुण कहीं मिल रहे हैं, 18 से यदि अधिक गुण मिल रहे हैं तो इस विवाह को हम कर सकते हैं। फिर ज़्यादा बारीकी से हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ध्यान दे रहे हैं तो इन चीज़ों पर देना चाहिए कि ब्राह्मणों में नाड़ी पर, वैश्यों में गणमैत्री पर, क्षत्रियों में गृहमैत्री पर, और शूद्र में योनि के गुण। अब हम यहाँ देखेंगे कि नाड़ी मिलान किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मनीषा नाम की लड़की है, तो मनीषा नाम की लड़की का यहाँ पर हम देखेंगे कि नाड़ी क्या है। जब हमने यहाँ देखा कि मनीषा, इसमें जो चरण दिए हुए हैं वो हैं मा, मी, मू, में। ये चरण हमें ध्यान से देखना रहता है कि सारे के सारे चरण जो हैं वो एक ही नक्षत्र में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि 4 चरण जो होते हैं वो 2 अलग नक्षत्र या अलग राशि में जाते हैं, नीचे के 2 अलग नक्षत्र या अलग राशि में जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप कि ये के को हा ही है। ये चारों जो चरण है गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, लेकिन दोनों में राशियों में भिन्नता है। के को और ही हा, के को और हा जो है उसमें मिथुन राशि आएगी। फिर हम यदि देखें कि जो आखिरी है ये चरण ही, यदि ही है तो इसमें जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र ही आएगा, लेकिन उसकी राशि आएगी कर्क राशि। ऊपर के 3 जो चरण है के को हा, उसमें आपकी आएगी मिथुन राशि, और जो है ही उसमें आपकी आएगी कर्क राशि। अब मेन चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पर मिलान मिला रहे हैं
यहाँ इस जगह पर आप देख रहे हैं, तो जब ये जो गिनती लिखी है आपकी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पर हमने जो देखा है, ये देखा है हमने के को और हा ही पुनर्वसु नक्षत्र, जिसमें कि 3 और 1 लिखा है। यहीं हम देखेंगे पुनर्वसु 3 और पुनर्वसु 1। तो यहाँ जब हम जाके देखते हैं पुनर्वसु 3 और पुनर्वसु 1, तो वो यहाँ हमें मिल जाता है, ये पुनर्वसु 3 और पुनर्वसु 1। यदि ऊपर के 3 हैं यहाँ पर, तो ये 3 चरण ऊपर के, उसके लिए हमें इस रो को देखना पड़ेगा। और नीचे का ये आखिरी चरण है, जैसे ही अक्षर आया था, तो ही अक्षर के लिए हमें पुनर्वसु का जो लास्ट वाला चरण है, उसके लिए हमें इस रो के ऊपर जाना पड़ेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो गिनती लिखी रहती है, तो गिनती के अनुसार ही हमें नक्षत्रों को देखना पड़ता है। यदि 3 लिखा है तो ऊपर के 3 में जाएंगे हम। यदि ऊपर के 1, 2 और 3 चरणों में से किसी, जैसे नाम है, जैसे मान लो किसी का है, ये जो हमने यहाँ पर देखा था पुनर्वसु का, कि के को और हा ही, यदि हम के को हा ही को लेके चलते हैं, तो के को या हा आएगा, तो हम पुनर्वसु के ऊपर के ये 3 जो हैं, इस पुनर्वसु 3 नक्षत्र को देखेंगे। और यदि 1 आ जाता है तो हम फिर ही के लिए हम पुनर्वसु का आखिरी का जो 1 लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम जिस नाड़ी की बात कर रहे थे, उस नाड़ी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम उस नाम पे गए, उस नाम को हमने देखा। जैसे मनीषा नाम है, मनीषा नाम की लड़की के नीचे इसमें देखा हमने, तो ये देखिए आप, इसके नीचे आ रहा है अंत। यहाँ पर हमने देखा कि जो लड़की की वो है अंत, और लड़के का हम देख लेंगे यहाँ से कि लड़के का जो नाड़ी है वो कौन सी है। तो सतीश नाम के लड़के की नाड़ी जो है वो है आदि, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमने लड़के की ये लिखी विवरण, लड़के की नाड़ी हमने लिख ली आदि, और लड़की का जो हमने देखा विवरण यहाँ पर, और लड़की की जो नाड़ी है वो है अंत। अब हम नाड़ी चक्र पर जाकर देखेंगे कि दोनों की नाड़ियों में कितना मिलान मिल रहा है। ये नाड़ी चक्र पे हम आ गए, लड़के की नाड़ी हमने देखी है आदि, ये हमने देखा लड़के की नाड़ी है आदि, और लड़की की जो नाड़ी है वो है अंत। तो ये लड़की की अंत और ये लड़की की आदि, यानी कुल मिला के 8 गुण मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक की है आदि और एक की है अंत। तो आदि और अंत दोनों की अलग अलग नाड़ी हैं, तो दोनों की जो नाड़ी के गुण हैं वो 8 मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि नाड़ियाँ दोनों की अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, तो नाड़ी दोष नहीं होगा। यदि नाड़ी एक समान हो जाती हैं, कैसे, यदि किसी की नाड़ी लड़के की भी आदि है, लड़की की भी आदि है, तो आदि आदि शून्य हो जाता है, मध्य और मध्य शून्य हो जाता है, अंत और अंत शून्य हो जाता है। यानी सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए, दोनों की यदि डिफरेंट नाड़ी हैं तो विवाह मिलान हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं आता है। अब दूसरी बात नाड़ी की ये देखने की आती है कि कई लोग कहते हैं बारीकी से नाड़ी दोष का ज्ञान नहीं रहता है कि नाड़ी दोष कब होता है और कब नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कभी मान लो नक्षत्र एक ही है, जैसे कि आप मान के चलें उदाहरण के स्वरूप, जैसे कि ये यहाँ पर आप मान के चलें कि ये दोनों की सेम नाड़ी हो जाए, दोनों की आदि आदि हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि चरण एक से होते हैं। जैसे मान लो किसी का अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है किसी का, तो लड़के और लड़की का दोनों का यदि अनुराधा नक्षत्र है तो उसकी नाड़ी होगी मध्य। लेकिन एक का नाम ना पे से आए और दूसरी का नाम नू ने या नी पे से आए, चरण भेद हो जाने के कारण यहाँ पर नाड़ी दोष ये समाप्त हो जाता है। नाड़ी दोष कब पैदा होगा यहाँ पर, जब दोनों का नाम ना अक्षर पे से स्टार्ट हो, या नी पे से हो, या नू या ने पे से हो, तब फिर वो नाड़ी दोष बनता है, अन्यथा ये जो नाड़ी दोष है वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि चरण भेद हो गए हैं, इसी प्रकार यदि राशि में भी अंतर आ जाए, जैसे राशि में कैसे अंतर आएगा, जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो है पुनर्वसु नक्षत्र हमने देखा है, पुनर्वसु नक्षत्र में दोनों की जो नाड़ी होगी आदि आदि होगी, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर राशि भेद हो जाएगा, एक की राशि यहाँ मिथुन हो जाएगी और एक की हो गई यदि कर्क, तब भी यहाँ पर नाड़ी दोष जो होता है एक ही नक्षत्र में नाड़ी दोष यहाँ समाप्त हो जाता है। और नाड़ी दोष के ऊपर मैं अभी इतना ही आपको बताऊंगा, नाड़ी दोष के ऊपर मैं फिर एक अलग से आपको पूरा विवरण बताऊंगा कि नाड़ी दोष होने पर और विवाह करें या ना करें, या नाड़ी दोष है तो उसे हमें कैसे निदान करना चाहिए। अभी मैं संक्षेप में आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि किसी की कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है और विवाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, विवाह मिलान करना बहुत अनिवार्य हो गया है, तो वो
शास्त्रार्थ शास्त्रों के अनुसार जो रीति बताई गई है दोष परिहार की, वो यह है कि बाल के समान पतली नाड़ी बना ली जाए स्वर्ण की, और उसकी विधिवत पूजन करवा करके और उसे ब्राह्मण को दान में देने से नाड़ी दोष का परिहार होता है। साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। और वैसे तो नाड़ी दोष यदि आता है तो विवाह करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि मिलान अच्छा मिल रहा है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, तो नाड़ी दोष का परिहार करके विवाह मिलान कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि यदि बच्चों की जो हैं लड़के लड़की हैं उनकी आयु अधिक हो गई है तो विवाह मिलान पर उतना जोर नहीं दिया जाता है, और सामान्यतः केवल मिलान करके, गुण मिलान करके ही उस विवाह को हम पास मान सकते हैं, कर सकते हैं। फिर ज़्यादा गहराई से उसमें नहीं ध्यान देना चाहिए। यदि मन में किसी प्रकार की समस्या उलझन हो तो निदान करने से, मन में संतुष्टि होने से जो दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारी के सारे जो दोष हैं वो मन की चिंता और मन के असंतोष के कारण होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम नाड़ी दोष का हमने देख लिया, इसके बाद जो है वैश्यों में गणमैत्री, क्षत्रियों में गृहमैत्री और शूद्रों में योनि देखी जाती है। तो संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि गणमैत्री, गृहमैत्री और योनि के गुण कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम गणमैत्री देख लेते हैं। गणमैत्री को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर जैसे कन्या का देवता गण है, और यदि लड़के का भी देवता गण है तो दोनों के 6 गुण मिल जाते हैं। फिर कन्या का देवता है और लड़के का मान लो मनुष्य गण है तो 5 मिल जाते हैं, लेकिन कन्या का देवता है और लड़के का यदि राक्षस है तो 1 गुण मिलता है। फिर यहाँ यदि हम देखें कि यदि राक्षस गण की कन्या है और देवता गण का यदि लड़का है तो 0 मिल जाता है। फिर यहाँ राक्षस गण की लड़की है और मनुष्य गण का यदि लड़का है तब भी 0 मिलता है। केवल राक्षस और राक्षस दोनों यदि होते हैं तब यहाँ पर पूरे 6 गुण मिल जाते हैं, तब ये गणमैत्री भी हम कह सकते हैं कि ये शुभ है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार कि गृहमैत्री, गृहमैत्री कैसे मिलाई जाती है। गृहमैत्री में होता है राशि स्वामी देखे जाते हैं। जैसे कन्या की मान लो सिंह राशि है तो उसका जो स्वामी होगा वो सूर्य होगा, तो सूर्य को हम यहाँ देख लेते हैं। और लड़के का जो नाम है वो मान लो सतीश है तो सतीश से सतविषा नक्षत्र, सतविषा की राशि कुंभ होगी, कुंभ का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। तो सूर्य और शनि पर यहाँ पर देखते हैं तो ये शून्य मिलता है। लेकिन यदि मिलान अच्छा है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, 20 से भी ऊपर यदि गुण मिलान हो रहा है, यानी कि हम ये कहें कि 75% रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपका, तो ये है कि फिर हमें बारीकी से इन सारे चक्रों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे चक्रों को 1 से 8 तक के चक्रों को मिलाने से ही हमें जो है वो 36 गुण प्राप्त होते हैं और 18 गुणों में हमें पास मान लिया जाता है। और फिर उसके बाद हमें इन छोटे चक्रों को देखने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन यदि कहीं 18 से कम गुण मिल रहे हैं, 16 गुण हैं, 17 गुण हैं, 18 के आसपास हैं और विवाह मिलान करना बहुत अनिवार्य हो गया, तब हम इन चक्रों के गुणों को भी मिला करके और विवाह मिलान कर सकते हैं। वैसे तो विवाह मिलान में अनेक चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कुंडली मिलान में जैसे मांगलिक दोष है, इन दोषों के ऊपर भी बारीकी से हमें देखना चाहिए। किंतु संक्षेप में जो विवाह मिलान होता है वो इतना ही होता है और इतने मिलान करके हम संतुष्ट हो सकते हैं और इन समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिलान शादी कैसे निकाली जाती है, विवाह मिलान के बाद शादी कैसे निकालते हैं, और यदि कहीं कोई दोष होता है तो उसका परिहार कैसे किया जाता है, और जो भी समस्या है आपकी वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए इस प्रकार की जो जानकारियां लेकर आऊँगा। जो ब्राह्मण बंधु हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोग भी जो हैं, ज्योतिष या पंचांग देखना इतना कठिन नहीं होता है, तो वे लोग सब सब्सक्राइब करके रखें, जिससे उन्हें इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हों और वे अपने घर में ही ये जो जानकारियाँ हैं इनसे विवाह मिलान इत्यादि कर सकते हैं। और अगले चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि शादियां कैसे निकाली जाती हैं, कब शादी करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।